राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC/ST एक्ट 1989 जिसे एट्रोसिटी एक्ट 1989 भी कहा जाता है, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत जब कभी अपराध होता है तो उस अपराध में पीड़ित व्यक्तियों को राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया था। अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन में समझा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि इस अधिनियम के तहत जो राहत राशि दी जा रही थी उसी पे रोक लगाया गया है। उसी रोक के हाईकोर्ट का जो जजमेंट है उसी के संदर्भ में हम लोग कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अधिनियम बना हुआ है, ये अधिनियम SC/ST यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अगर अपराध होता है, कौन से अपराध? ऐसे अपराध जो उस जाति के होने के नाते उनके विरुद्ध अपराध हो रहे हैं, उनको मारना, पीटना, गाली गलौज देना, धमकी देना, ठीक है, भेदभाव करना, जात सूचक गालियां देना, मतलब जो प्राचीन काल से उस समाज के प्रति अपराध होते चले आ रहे थे। तो ऐसे में इनके विरुद्ध एक जो है, इनके फेवर में, विरुद्ध नहीं फेवर में, यानी इस जाति के पक्ष में एक कानून बनाया गया SC/ST एक्ट 1989 और इसमें प्रावधान किया गया कि जब कभी अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध होता है, वो अपराध इस नाते हो रहा है कि वो अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तभी ये कानून लागू होता है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी व्यक्ति की मारपीट किसी अनुसूचित जाति या जनजाति व्यक्ति से हो गई तो जरूरी नहीं है कि वहां SC/ST एक्ट हमेशा लगाया जाए। ध्यान दीजिएगा, अगर वो नहीं जानना है कि किस जाति का व्यक्ति है, किस समुदाय का है, केवल मारपीट हुई है किसी बात को लेकर के, तो वहां SC/ST एक्ट नहीं बनता है। हम इससे अलग से वीडियो लेकर के आएंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कब SC/ST एक्ट नहीं लगाई जा सकती। ठीक, तो इस समुदाय के विरुद्ध अपराध होने पे, क्योंकि ये समुदाय शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा है, तो अपने केस में इनके विरुद्ध अपराध होने पे अपनी बात को न्यायालय तक पहुंचा नहीं सकते हैं, जिससे इनके पक्ष में न्याय नहीं हो सकता, उस मामले में न्याय नहीं हो सकता। तो इसके लिए सरकार ने एक कानून लाया और इस कानून में कई सारे कठोर प्रावधान किए गए। एक तो पीड़ित व्यक्तियों के विरुद्ध, जो पीड़ित हैं इसमें उनकी पहचान करके उनको कुछ राहत राशि दिलाई जाएगी। वो राहत राशि क्यों दिलाई जाएगी अभी मैं इस पे भी चर्चा करूंगा, 1 मिनट। दूसरे, जब SC/ST एक्ट भी लगा दिया जाएगा तो सारे अपराध संज्ञेय हो जाएंगे और अजमानती हो जाएंगे और समझौता योग्य की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब इसी पे समझौता, सारे अपराध जमानती हो जाएंगे, यानी अब बेल न्यायालय के विवेकाधिकार पे कि वो जमानत दे या ना दे, और संज्ञेय हो जाएंगे तो पुलिस अधिकारी को FIR दर्ज करने की पावर मिल जाएगी। यानी SC/ST के विरुद्ध अगर अपराध हुआ और उसमें SC/ST एक्ट लग गई तो FIR जरूर दर्ज होगी। ठीक है, मैंडेटरी हो गया। दूसरा कि अपराध असमनीय हो गया, यानी समझौता इसमें नहीं किया सकता। अब इसका समझौता भी होता है बड़े पैमाने पे, पार्टियां सहमत होकर आपस में समझौता कर लेती हैं लेन देन करके या किसी भी तरीके से, तो मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। बात रही यहाँ पे जो राहत राशि दिलाई गई, ये किस लिए दिलाई? राहत राशि इसलिए दिलाई गई कि उस व्यक्ति को, ठीक है, थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल जाए, क्योंकि वो प्राचीन क्या शुरू से ही सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, तो एक आर्थिक मदद के लिए ये पैसा दिए जाने का प्रावधान किया गया, जिससे वो अपने मामले में, ठीक है, अच्छे अधिवक्ता को हायर करके उनकी फीस दे सके और कोर्ट में जो है अपना पक्ष रख सके। अब कुछ लोग मेरी बात को आक्षेप करेंगे कि साहब जब वो पीड़ित है और FIR दर्ज हुई है तो उसकी तरफ से तो मामला वहां पे जो है सरकारी अधिवक्ता के द्वारा देखा जाता है, सरकार उसका केस लड़ते हैं, उसको तो अधिवक्ता हायर करने की जरूरत नहीं है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप व्यवहार में देखेंगे कि जो सरकारी अधिवक्ता हैं, ठीक है, वो तो सही से काम नहीं करते हैं सब लोग। ठीक है, बहुत कम ही लोग हैं जो अच्छे से काम करते हैं ईमानदारी से, नहीं तो लोग
काम नहीं करना चाहते हैं, तो सही से पक्ष नहीं रखते हैं। दूसरा, उनको भी फीस चाहिए अलग से, वो भी फीस लेते हैं। ठीक है, पीड़ित से भी फीस लेते हैं हर पेशी पे लगभग लगभग, चोरी छिपे, कोई लीगली लेने का राइट नहीं, लेकिन चोरी छिपे फीस लेते हैं। दूसरी बात कि इसके अलावा वो सही से पक्ष नहीं रखते हैं, तो सही से पक्ष न रखने के कारण ऐसे स्थिति में व्यक्ति को प्राइवेट अधिवक्ता हायर करना पड़ता है। तो प्राइवेट अधिवक्ता हायर करेंगे तो उसको आपको अलग से फीस देना पड़ेगा। दूसरी बात, कोर्ट कचहरी आना जाना है तो ये खर्चा कहाँ से आएगा, क्योंकि ऐसे समुदाय के व्यक्ति दिहाड़ी मजदूरी करने वाले अक्सर होते हैं, तो ये जिस दिन कोर्ट जाएंगे उस दिन तो दिहाड़ी भी नहीं मिलेगी और दूसरा खर्चा भी एक्स्ट्रा होना है। तो इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए उनको राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब यद्यपि ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं SC ST में जो सक्षम है, उनको राहत राशि की जरूरत नहीं है, तो उनको मिलना, यहाँ जो पर्पज है दिए जाने का वो फेल हो रहा है। लेकिन जब इस तरह से कोई कानून बनाया जाता है तो थोड़े बहुत उसके जो है दुष्प्रभाव भी होते हैं, वो चलता है। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो राहत राशि के लिए एप्लीकेशन ही नहीं देते, ठीक है, जो सक्षम है नहीं लेते हैं, सीधे कहते हैं कि नहीं हमको न्याय चाहिए, हमको कोई राहत राशि नहीं चाहिए। तो ये राहत राशि दिए जाने का प्रावधान किया गया। अब ये राहत राशि 1 लाख रुपए से लेकर के, ठीक है, 7-8 लाख रुपए तक के दिए जाने का प्रावधान किया गया अलग अलग मामलों में। ठीक है, वो मामले की गंभीरता के आधार पर निर्भर करता है कि किस अपराध का आरोप लगाया गया है, उस हिसाब से ये राहत राशि तो क्यों दिलाई जाती है, मैंने पर्पज बता दिया। ठीक, अब ये राहत राशि कब मिलता है, इन किन स्टेज पे मिलता है, तो 3 स्टेजों पे इसको दिए जाने का प्रावधान किया गया। एक स्टेज है FIR दर्ज होता है तो कुछ परसेंट यहाँ दिलवाया जाता है। दूसरा, जब पुलिस के द्वारा विवेचना के फलस्वरूप आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया जाता है तब उसका कुछ परसेंट राहत राशि यहाँ दिलवा दिया जाता है। तीसरा स्टेज है जब मामला डिसाइड हो जाता है, फाइनल तौर से न्यायालय से निर्णय आ जाता है, तब जो है शेष परसेंट यहाँ पे दे दिया जाता है। कभी कभी दोषसिद्धि होने पे दिया जाता है, कभी कभी जो है केवल निर्णय आने पे, चाहे निर्णय दोषसिद्धि का हो चाहे दोष मुक्ति का हो, दिया जाता है। तो 3 स्टेज पे ये पैसा दिया जाता है। हाँ, रेप वगैरह के केस में जो है जब मेडिकल में पुष्टि हो जाती है तब दिए जाने के प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं इस वर्ग के पक्ष में, जो मैं अलग से वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगा। अब हाईकोर्ट ने राहत राशि दिए जाने पर रोक लगा दी। रोक किसने लगाई है, लखनऊ हाईकोर्ट ने लगाई है। ये जो है 2022 में, ठीक है, जुलाई महीने में हाईकोर्ट ने लास्ट में 26 जुलाई को रोक लगा दी है। सिंगल बेंच ने हाईकोर्ट के रोक लगा दी है। ये याचिका थी इसरार अहमद उर्फ इसरार एवं अन्य याचिका दाताओं की याचिका पे ये रोक लगाया गया है। हाईकोर्ट ने रोक क्यों लगाई, हाईकोर्ट का रोक लगाना कहाँ तक जायज है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। असल में हुआ ये कि राहत राशि जो दी जाती थी, इस पैसे को पाने के लिए लोग, ठीक है, फर्जी FIR दर्ज कराना शुरू कर दिए। ठीक है भाई, जिसके खिलाफ अपराध हुआ है वो तो FIR दर्ज ही कराएगा, और राहत राशि दिए जाने का प्रावधान है तो उसे तो मिलेगा ही। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जो कुछ लोगों को देखे कि अरे ये तो पैसा भी पा गया है, इस मामले में इनके विरुद्ध अपराध हुआ था, पैसा भी पा गए, तो अब अगले के विरुद्ध तो अपराध हुआ नहीं, वो पैसा कहाँ से पाए, तो वो फर्जी FIR दर्ज कराना लोग शुरू कर दे। इसमें तो बड़ी संख्या में फर्जी FIR दर्ज होना शुरू हो गया। अब फर्जी FIR दर्ज होने से 2 नुकसान हुआ। एक तो जो टैक्स का पैसा आम जनता का है, जो सही उद्देश्य के लिए देश राज्य में खर्च होना चाहिए, वो गलत तरीके से कुछ सीमित लोग फर्जी FIR दर्ज करके लेने लगे। दूसरा, जिस व्यक्ति के खिलाफ आपने फर्जी FIR दर्ज करवाई वो तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सांपत्तिक रूप से तो परेशान हो गया, तो वो जो परेशान हुआ, एक ये गलत प्रभाव, दूसरा आप पैसे का दुरुपयोग करने लगे। तो इसी को हाई कोर्ट ने ध्यान में रखते हुए, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर लोग फर्जी FIR दर्ज करवाते हैं पैसा लेने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है भाई। जिसके खिलाफ अपराध होगा वो तो FIR दर्ज करवाएगा ही, और पैसा मिलने का प्रावधान तो उसे दिया ही जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग फर्जी FIR भी दर्ज करवाना शुरू कर दिए पैसा लेने के लिए, और बीच में जब FIR के स्टेज पे उनको पैसा मिल गया, आरोप पत्र पेश होने के स्टेज पे पैसा मिल गया, तो निर्णय आने से पहले ही दोनों पार्टियां आपस में रजामंदी कर ली।
आपस में लोग सहमत हो गए और पैसा भी मिल गया, सहमत भी हो गए, आपस में बांट भी लिए। कभी कभी पैसा मिलने के बाद ही एफआईआर में जो है ऐसे अगली पार्टी के दबाव से या सहमति से ही केस वापस ले लिया गया, उसमें हॉस्टाइल हो गई। वैसे केस वापस लेने का कोई प्रावधान नहीं, समझौता का कोई लीगल प्रावधान नहीं है, लेकिन एक टेक्निकल ग्राउंड से समझौता किया जाता है, उसको मैं अलग वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। कभी कभी इसका इतना दुरुपयोग होता है कि दो व्यक्ति, एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति का और एक अन्य व्यक्ति, दो आपस में सहमत होते हैं, ऐसा तुम हमारे पे मारपीट का केस दर्ज करा दो, और जब एफआईआर दर्ज हो जाएगा तो तुमको कुछ पैसा तो मिल ही जाएगा, उसका 1 लाख रुपया मिलता है, तो उसका 25% तो आपको कम से कम मिल ही जाएगा, 25,000। चार्जशीट कोर्ट में पेश हो जाएगी तो आपको 25% 50 और मिल जाएगा, यानी लगभग 60 से 70,000 75,000 आपको मिल जाएगा। अब उसके बाद आप जो है अपनी बात से मुकर जाओ, फिर हम लोग समझौता कर लेंगे, आधा आधा दोनों लोग बांट लेंगे। तो ये जो है बिना मेहनत की कमागी का जो है अलग से जरिया बना लिए लोग, तो बड़े पैमाने पे दुरुपयोग भी हो रहा था। तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने, लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच ने 2022 में, ठीक है, जुलाई 26 जुलाई को ये रोक लगा दिया कि अब जो राहत मिल रही है वो नहीं मिलेगी। किस स्टेज पे? एफआईआर और आरोप पत्र पेश होने के स्टेज पे राहत नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो यही मैंने लिखा अब कब मिलेगा। तो कब मिलेगा, कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, जब उस मामले में एफआईआर दर्ज हुआ हो किसी मामले में तो भी कोई राहत नहीं मिलेगी। आरोप पत्र कोर्ट में पेश हो गया जिसको चार्जशीट कहते हैं, तब भी कोई राहत नहीं मिलेगी। जब उस मामले में निर्णय आ गया और उस निर्णय में आरोपी को दोषी ठहराया गया हो, तब जितनी भी राहत बन रही है वो पूरी की पूरी पीड़ित को दिलवा दी जाएगी। तो राहत अब कब दिलवाने की बात कर दी गई? निर्णय दोषसिद्धि का आने पर। उसके पहले जो राहत पहले 2 स्टेज पे मिलती थी उसी पे रोक लगा दिया हाई कोर्ट ने। तो एक तरह से बहुत अच्छा कदम भी है कि ठीक है भाई, आपको राहत तो मिलेगी, लेकिन अब आप उस केस में जो है जो लोग पैसा लेने के आशय से उसको फर्जी एफआईआर दर्ज करवाते थे वो लोग नहीं दर्ज करवा पाएंगे। ठीक, लेकिन अब इसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? दुष्प्रभाव ये होगा कि जो राहत दिए जाने का ऑब्जेक्ट था कि पीड़ित अपने मामले को उचित ढंग से कोर्ट में पेश कर सकेगा, अच्छा अधिवक्ता हायर कर सकेगा, उसी पैसे के आधार पे कोर्ट में आ जा सकेगा, वो पैसा जब नहीं मिलेगा, जो लोग असहाय हैं, जो आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं, उनके साथ तो अन्याय होगा। जो लोग सक्षम हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, एफोर्ड कर सकते हैं, उनके लिए तो नहीं दिक्कत है, बाद में उनको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जो असहाय हैं उनके साथ अन्याय होगा, जाहिर सी बात है। दूसरी बात रही कि बहुत सारे ऐसे लोग फर्जी एफआईआर अपने दुश्मनों पे जान के दर्ज करा के उनको दोषी ठहरवा के कोर्ट भी भिजवा देंगे और पैसा भी ले लेंगे। तो फर्जी एफआईआर दर्ज करवा करके भी जो है पैसा भी ले लेंगे दुश्मनों के खिलाफ और जो है उसको जेल भी भिजवा देंगे। तो ये इसके दुष्प्रभाव भी हैं। ठीक है, तो कुल मिला के कोई भी जजमेंट आता है तो उसके दुष्प्रभाव और उसके जो है अच्छे प्रभाव दोनों होते हैं, मैं ये नहीं कह सकता। हाँ, यहाँ पे एक बात जरूर मैं सुझाव दूंगा कि ये जो फर्जी एफआईआर दर्ज कराए जाते हैं इस पे रोक होनी चाहिए। फर्जी एफआईआर दर्ज होने पे रोक होनी चाहिए। और फर्जी एफआईआर अगर कोई व्यक्ति दर्ज कराता है तो इसमें 2 लोगों की अहम रोल होती है। एक तो फर्जी एफआईआर जब कभी दर्ज कराया जाता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है, और बाकी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते ही रहिएगा आप लोग। हाँ, यहाँ पे जो है पीसीजे एपीओ एचजेएस की तैयारी के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं, क्यों इस नंबर पे, या कोई भी समस्या अन्य भी हो तो भी आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ पीसीजे एपीओ एचजेएस की क्लास भी कराई जाती है, न्यायिक सेवा की तैयारी भी कराई जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर होगा क्या कि एफआईआर जब दर्ज कराता है कोई व्यक्ति फर्जी अनुसूचित जाति जनजाति का, तो उसमें अक्सर जिसके खिलाफ दर्ज कराया जाता है उसी के धुर विरोधी, उसी के दुश्मन, उसी के भाई पट्टीदार लोग अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्ति का सहारा लेकर के उस पर एफआईआर दर्ज करवा देते हैं, परेशान कर फर्जी दर्ज करवा देते हैं। अगला बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसकी जलन को देख बर्दाश्त नहीं, तो उसके बढ़ते हुए उसके विकास को, ठीक है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता तो फर्जी एफआईआर दर्ज करवा देते हैं।
एक तो उस पर रोक होनी चाहिए, ऐसे लोगों को भी उठा के जेल में डाला जाना चाहिए। दूसरा, जब भी कोई भी सूचना थाने पे दी जाती है तो मैक्सिमम अपराधों में थाने के भार सदक अधिकारी को ये पता होता है कि जो सूचना दी जा रही है वो सही है या गलत, और उसके बाद भी गलत होने पे भी थाने का भार सदक अधिकारी या तो पैसा ले करके, या तो राजनीतिक दबाव से, या व्यक्तिगत जान पहचान होने के कारण से फर्जी एफआईआर दर्ज करते हैं, या बाद में दोनों पार्टियों से पैसा वसूलने के लिए फर्जी एफआईआर जानबूझ के दर्ज किया जाता है। तो ऐसे फर्जी एफआईआरों पे बिल्कुल रोक होनी चाहिए। किसी भी कीमत पे फर्जी एफआईआर दर्ज अगर कराया गया तो जिसने दर्ज कराया वो और जो दर्ज किया वो, दोनों के खिलाफ सख्त कानून और सख्त व्यवहारिक प्रक्रिया को लागू किया जाना चाहिए। तभी इस तरह से फर्जी प्रोविजंस पे रोक लगाए जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। केवल SC/ST एक्ट के तहत ही फर्जी मुकदमा नहीं होता। फर्जी मुकदमा तो आईपीसी के अपराधों में भी अक्सर होता है। राजनीतिक कारणों से देखिए फर्जी मुकदमे एक दूसरे पे खूब दर्ज कराए जाते हैं। ठीक है, दहेज के लेन देन का मामला अक्सर फर्जी दर्ज कराया जाता है, घरेलू हिंसा के मामले भी फर्जी दर्ज कराए जाते हैं। तो फर्जी दर्ज कराने पे रोक लगाई जानी चाहिए। थाने के भार साधक अधिकारी के पे जो है कठोर नियंत्रण होना चाहिए, क्योंकि उनको अक्सर पता होता है कि मामला फर्जी है या नहीं है, लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए जानबूझ के एफआईआर दर्ज किए जाते हैं। तो फिलहाल चलिए नियम यही है कि हाई कोर्ट ने जो है राहत पे इस 2 स्टेज पे दिए जाने पे रोक लगा दिया। इस स्टेज पे जब आरोपी दोषी ठहराया जाएगा तब उसे राहत दिए जाने का प्रावधान किया गया। और समय समय पे मैं इसी तरह से आप लोगों को और भी वीडियो के माध्यम से और भी विषयों पे गाइड करता रहूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है, और कोई भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। इसके पहले भी एक वीडियो मैंने और भी बनाया था जिसमें आवाज को लेके काफी समस्या थी, ठीक है, बहुत सारे लोगों के कमेंट भी आए थे कि सर आवाज इसमें सही नहीं है, ठीक है, आप इसको क्लियर कर दीजिए। तो मैं उसी के संदर्भ में ये दूसरा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूं।